नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की जो सिंगल वन लाइनर बुक है उसे कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 33वां पार्ट होगा। अभी तक हमने इस सीरीज के 32 पार्ट में 1600 प्रश्नों को कवर कर लिया है और अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने उनको कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 33वां पार्ट होगा और इसमें भी हम उत्तराखंड जीके के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर करेंगे और उनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्टों को भी यहीं पर देखेंगे। साथ ही में आज की वीडियो में आपको कुछ जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन वर्तमान में क्या है, इसके क्वेश्चन भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे कि उत्तराखंड में प्रथम वो व्यक्ति कौन थे, उस क्षेत्र से रिलेटेड, और वर्तमान में कौन है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है इसे कहा जाता है झूमिंग कृषि या झूम कृषि। यह पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और उत्तराखंड की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है, तो वो है राजी जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। राज्य की मुख्य फसल, इसका मतलब यह है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है, तो यह है आपका गेहूं। राज्य में सर्वाधिक खेती या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। लगभग 33% हिस्से पर गेहूं की खेती यहां पर होती है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की मुख्य फसल कौन सी है, वो है गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं किस जनपद में होता है, तो देहरादून में होता है और उसके बाद उधम सिंह नगर का नंबर आता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, वो है चावल। चावल उत्तराखंड में लगभग 21.6% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। पहले पर है गेहूं 33%, दूसरे पर चावल 21.6%। चावल में भी नंबर 1 पर देहरादून है, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में तीसरी मुख्य फसल कौन सी है। तीसरी मुख्य फसल की बात करें तो यह है गन्ना, और गन्ना उत्तराखंड में 6% हिस्से पर बोया जाता है। तो तीनों का आपको परसेंटेज याद रखना है, कौन कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती है, ठीक है। तो राज्य की तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना, और गन्ना सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित मंडुआ किस देश को निर्यात किया जाता है। देखिए, मंडुआ जिसे उत्तराखंड में कोदा भी कहा जाता है, ठीक है, और यह किस देश को निर्यात किया जाता है, तो मंडुए की भारी मांग है कहां पर, जापान में। तो उत्तराखंड का मंडुआ जापान को निर्यात किया जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज्य में उत्पादित होने वाला मंडुआ या कोदा किस देश को भेजा जाता है, तो यह भेजा जाता है जापान को, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे पहले सेब के बागान कहाँ लगाए गए थे। देखिए, उत्तराखंड में सेब के बागान सबसे पहले हरसिल क्षेत्र में यानी उत्तरकाशी में लगाए गए थे। यह आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पर सेब के बागान लगाए और उसी के नाम पर सेब की एक प्रजाति भी है, विल्सन प्रजाति, ठीक है। तो उसी के नाम पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेब का उत्पादन होता है ये कहाँ होता है, तो राज्य में सबसे ज्यादा सेब आपके उत्तरकाशी में ही होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्य में किन जिलों में सेब के बागान नहीं पाए जाते हैं। 11 जिलों में हैं, 2 जिलों में नहीं हैं। कौन कौन से, जो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं। उत्तराखंड में 2 ही मैदानी जिले हैं, एक आपका हरिद्वार और एक आपका उधम सिंह नगर। तो यहां पर सेब के बागान नहीं पाए जाते हैं। राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। देखिए, जो सेब राज्य में उत्पादित किया जाता है उस सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो सेब उत्तराखंड में होता है उसे अगर आपको पूछा जाए दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है, तो न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से बेचा जाता है। और दिल्ली के अलावा जो अन्य राज्यों में इसे बेचा जाता है, इसे वहां पर हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जनपद में होता है? तो सर्वाधिक लीची उत्पादन ये होता है आपका देहरादून में। इसीलिए भारत सरकार ने देहरादून को लीची निर्यात जोन घोषित किया है। क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि लीची निर्यात जोन किस जनपद को घोषित किया गया है? ये किया गया है देहरादून को। और किसने किया है? भारत सरकार ने। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादन और लीची निर्यात जोन कौन है? देहरादून। उत्तरकाशी की कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो सिराई घाटी है उत्तरकाशी में, ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है बताइए सिराई घाटी कहां पर है? आप बताएंगे उत्तरकाशी में। आपसे प्रश्न बनेगा जो लाल चावल है इसके लिए कौन सी जगह या कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सिराई घाटी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर, दूसरे पे आता है हरिद्वार और तीसरे पर आता है आपका नैनीताल। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन बनता है, ये तो सर्वाधिक है, अगर आपसे सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले पूछ लिए जाएं तो सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चमोली। ठीक है, उसके बाद आता है अल्मोड़ा और फिर आता है चंपावत। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे है? देखिए जो चाल खाल योजना है उत्तराखंड में ये चलाई गई, ये आपके जल संरक्षण से संबंधित है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जो चलाई गई चाल खाल योजना ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जल संरक्षण से संबंधित है। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम परती भूमि वाला अगर पूछा जाएगा तो वो होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक चारागाही भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक चारागाही भूमि ये कहां है? ये आपके पिथौरागढ़ में है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। जैसे सेंटर में जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल की समय अवधि आप जानते हैं 5 साल होती है, निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है राज्यपाल की जो कार्यकाल है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर यह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस राज्य के, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल को जो नैनीताल हाई कोर्ट है इनके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों के कितना प्रतिशत हो सकती है? देखिए मंत्रिपरिषद जो बनाई जाती है इसमें आपके जो टोटल मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य इसमें हो सकते हैं, ये नंबर है 15%। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें किसी राज्य में मान लीजिए 100 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं विधानसभा में? 100। तो मंत्रिपरिषद अगर बनेगी तो इसके कितने सदस्य बन सकते हैं? 15%, यानी कि 15 ही मंत्रियों को यहां पर बनाया जा सकता है। तो यही उत्तराखंड में भी लागू होता है कि उत्तराखंड में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। तो इसका 15% मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। लगभग 10.5 के करीब बैठता है। तो इसीलिए आपको दूसरी कंडीशन याद रखनी है, जो टोटल सदस्य होते हैं या तो इनका कम से कम 15% होनी चाहिए, और अगर 15% 12 से कम होता है तो आपको कम से कम 12 मंत्री तो बनाने ही चाहिए। तो
तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। और अगर यूपी की बात करें, यूपी में आप जानते हैं 400 प्लस विधानसभा की सीटें हैं, इसका 15% अगर आप बताएंगे तो आप यूपी में 60 मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितने मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, 15% होंगे या फिर कम से कम 12 मंत्री होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा गठन का प्रावधान है? तो विधानसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। विधानसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है ये 500 तक हो सकती है और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गोवा में केवल 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर आपको आंकड़ा पूछा जाए तो मैक्सिमम 500 और सबसे कम 60 हो सकती हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 165 के तहत। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। कहीं कहीं पर मेहरबान सिंह नेगी भी है, लेकिन आपको पहला रेफरेंस ललिता प्रसाद नैथानी को ही देना है। अगर इनका नाम ऑप्शन में ना हुआ तो आप उधर देख सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है इस प्रश्न का ये LP नैथानी यानी ललिता प्रसाद नैथानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप जानते हैं उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं और इनमें से 15 सीटें क्या हैं? रिजर्व्ड हैं। ये आपको याद रखना है। 15 में से 13 सीटें जो हैं ये SC के लिए हैं और जो 2 सीट हैं वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर कुल सीटें पूछी गई थी तो 15 आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा 70 में से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है तो आप बताएंगे 2। अगर आपसे पूछा जाएगा 70 में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी है तो आप बताएंगे 13 सीटें यहां पर आरक्षित हैं। ST कैटेगरी के लिए ये 2 सीटें जो रिजर्व्ड हैं कौन कौन सी हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, नाम इनके पूछे जाते हैं। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? देखिए, राज्य बनने से पहले जो ये क्षेत्र था, उत्तराखंड वाला क्षेत्र यूपी में शामिल था, तो इस क्षेत्र में विधानसभा की 22 सीटें थी। कितनी सीटें थी? तो विधानसभा की पूछी हैं 22। विधान परिषद की पूछेगा तो विधान परिषद की यहां पर 9 सीटें थी और विधान मंडल की पूछेगा तो विधान मंडल की यहां पर 31 सीटें थी। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जो अंतरिम विधानसभा बनती है उत्तराखंड की उसमें कितने सदस्य थे? 22 उसमें विधानसभा के थे और विधान परिषद के जो 9 सदस्य थे इनमें से एक का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो यहां पर संख्या 8 बच जाती है। तो इन 30 विधायकों के साथ उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था। यह क्वेश्चन बनता है कि राज्य से पहले यहां पर कितनी विधानसभा सीटें थी? 22। वर्तमान में कितनी है? 70। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में आपने बताना है लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बहुत आसान प्रश्न है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। कौन कौन सी? एक है आपका अल्मोड़ा, एक है पौड़ी, एक है आपका टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। यहां से वर्तमान में कौन कौन सांसद हैं 2019 में जो जीते, पूछे जा सकते हैं। तो 2019 में अल्मोड़ा से जीते अजय टम्टा। ठीक है, पौड़ी से जीते तीरथ सिंह रावत, टिहरी से जीती थी माला राज्य लक्ष्मी शाह और नैनीताल से अजय भट्ट जीते और इसके अलावा हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक यहां से सांसद हैं। तो आपको मैंने 5 सीटें हैं, 5 सीटों के नाम बताए और 5 में वर्तमान में कौन कौन सांसद है इनके नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की उत्तराखंड में केवल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पर कौन कौन अभी मौजूदा सांसद हैं? तो एक है प्रदीप टम्टा, एक है अनिल बलूनी और एक है नरेश बंसल। तो उत्तराखंड में राज्यसभा के ये 3 सांसद हैं और आपके लोकसभा के 5 सांसद हैं। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, लोकसभा की जो 5 सीटें हैं इनमें से जो अल्मोड़ा सीट है ये SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नित्यानंद स्वामी। ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे, तो अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे तो भी आप नित्यानंद स्वामी का नाम बताएंगे। राज्य के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे तो वो थे भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो वो थे एनडी तिवारी। तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे। तो अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, जैसे अंतरिम मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी, उसी प्रकार अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। इनका नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ये अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भी आप इनका नाम बताएंगे। लेकिन अगर नाम लेकर पूछा जाए कि पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे यशपाल आर्य। नेक्स्ट है अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब से शुरू हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब हुआ आप जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। 30 जो सदस्य थे उनको लेकर उत्तराखंड विधानसभा का गठन कर दिया। लेकिन जो विधानसभा का सत्र चला ये 9 जनवरी 2001 में से चला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो राज्य के अंदर जो पहली बार विधानसभा चुनाव हुए इसकी डेट आपको याद रखनी है। 14 फरवरी 2002 को पहली बार उत्तराखंड में यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। अगर हम बात करें दूसरे विधानसभा के चुनाव कब हुए तो दूसरे विधानसभा के चुनाव होते हैं 21 फरवरी 2007 में। तीसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं 30 जनवरी 2012 को। चौथी विधानसभा के चुनाव 15 फरवरी 2017 को होते हैं। और जो वर्तमान में चल रही है 5वीं विधानसभा, इसके चुनाव भी 14 फरवरी 2022 को हुए थे, ठीक है। तो पांचों की आपको डेट याद रखनी है। प्रथम विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। जो पहली विधानसभा थी इसमें आपका 54.34% मतदान हुआ था। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। पहली विधानसभा में इतना मतदान हुआ। जो दूसरी विधानसभा चुनाव हुए उसमें 63.6% मतदान हुआ। तीसरी विधानसभा में 67.70% हुआ। चौथी में 65.64% हुआ। और जो पांचवी चल रही है वर्तमान में इसमें 65.37% मतदान हुआ था, ठीक है। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। और इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नैनीताल में इनका जन्म हुआ था, बल्यूटी गांव में। और ये कहां से विधायक बनकर आए थे तो रामनगर विधानसभा सीट से 2002 के चुनाव में ये विधायक बने और फिर राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री ये बने थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ये थे यशपाल आर्य, ठीक है। अंतरिम पूछेगा तो प्रकाश पंत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो कौन सा आर्टिकल संविधान का ये कहता है कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। ये कहता है आर्टिकल 214, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो अलग अलग राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इनके जो हाईकोर्ट हैं इनकी स्थापना इसी आर्टिकल के तहत हुई है, आर्टिकल 214 के तहत। तीन बातें याद रखनी है। 3 टाइप के कोर्ट आपको उत्तराखंड में या भारत में देखने को मिलते हैं। एक है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक है आपके हाई कोर्ट जो कि स्टेट्स में होते हैं, और एक हाई कोर्ट जो कि यूनियन टेरिटरीज में होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है ये बना है आर्टिकल 124 के तहत। जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं ये आर्टिकल 214 के तहत। और जो केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट हैं जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ये बना है आर्टिकल 241 के तहत। तो तीनों का आपको याद रखना है, ठीक है। किसी राज्य में अगर हाई कोर्ट बनेगा 214 के तहत बनेगा, किसी केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा तो वो 241 के तहत बनेगा। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, आर्टिकल 214 तो ये कहता है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। एक आर्टिकल है 231, ये कहता है कि एक से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये आपको पूछा जाएगा किस आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह आर्टिकल 231 कहता है।
किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो हाईकोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है और ये आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट, जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है वो नैनीताल में है, जिसे हम नैनीताल उच्च न्यायालय कहते हैं, और इनका गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, यानी राज्य बनते ही हाईकोर्ट का गठन हुआ उसी दिन उसी तिथि को। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकता है। तो नैनीताल हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। और किस आर्टिकल के तहत हुआ है आप सभी जानते हैं अच्छे से, 214 के तहत। नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई थी? यहीं पर वर्तमान में हाईकोर्ट है। नैनीताल का जो ये राजभवन था, इसकी नींव 1897 में रखी गई थी। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, नैनीताल राजभवन की स्थापना कब की गई? ये की गई 1897 में, और ये बनकर तैयार हुआ सन 1900 में। ठीक है, तो नींव इसकी 97 में हुई, स्थापना 97 में हुई, बनकर तैयार हुआ 1900 में। 1962 में इसे यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, और जब राज्य का गठन हो गया तो यहां पर हाईकोर्ट बना दिया गया। नैनीताल राजभवन का निर्माण किसने कराया था? तो नैनीताल राजभवन जो कि 97 में बनना शुरू हुआ और 1900 में जाकर बना, इसका निर्माण सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने करवाया था, और यह नाम पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल राजभवन के डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? तो नैनीताल राजभवन का वास्तुकार या डिजाइनर कौन था, किसने डिजाइन किया था? यह श्रेय जाता है स्टीवंस को। निर्माण करवाया मैकडॉनल्ड ने, लेकिन जो डिजाइन बनाया था ये किसका था? स्टीवंस का था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बहुत बार बना है, बहुत आसान प्रश्न है, नैनीताल में है। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था जस्टिस अशोक अभयंकर देसाई। ए देसाई उत्तराखंड के पहले चीफ जस्टिस थे। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है कब बना था? हमने ऊपर देखा, आपका 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का 20वें नंबर का हाईकोर्ट है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितने सदस्य यहां पर होते हैं, जजेस कितने होते हैं? तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में परमानेंट जजेस की अगर हम बात करें, जो परमानेंट हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 2, और जो तदर्थ न्यायाधीश है यानी कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश वहां पर हैं, उनकी संख्या है 2। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। अगर पूछा जाए स्थायियों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 9। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप जानते हैं उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति शासन था ये 46 दिन के लिए लगा था, पहली बार लगा था उत्तराखंड में, इसीलिए ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। 2016 में 27 मार्च से लेकर के 11 मई तक, ठीक है, इन 46 दिन तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन था, और उस दौरान उत्तराखंड के चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस के.एम. जोसेफ उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे, पूछा जा सकता है। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार, इनका नाम है GCM रावत। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य में मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनका गठन अप्रैल 2001 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया? तो यह विधेयक नवंबर 2011 में पारित किया गया। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। यह आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल की बात करें कि उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन थे, दूसरे नंबर के राज्यपाल, तो इनका नाम भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे। तीसरे राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? तो इनका नाम था BL जोशी। ये उत्तराखंड के तीसरे नंबर के राज्यपाल थे, और सबसे कम समय के राज्यपाल भी कौन थे? BL जोशी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल है इनका नाम है मार्गरेट आल्वा। ये आपको याद रखना है, पूछा गया है पेपर में। ये उत्तराखंड की ओवरऑल चौथी राज्यपाल थी, लेकिन पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल बने अजीज कुरैशी, 6ठे राज्यपाल बने के पॉल, 7वीं राज्यपाल एक और महिला बनी बेबी रानी मौर्य, और अभी वर्तमान में 8वें राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं, आपको याद रखने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, उत्तराखंड का जो मानवाधिकार आयोग है ये बना 2013 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। ये आपको याद रखना है, इनका नाम पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विजय कुमार बिष्ट उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्य लोक सेवा आयोग ये बना था 2001 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं एनपी नवानी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार, इनका नाम पूछा जाता है। राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, यानी कि जो राज्य सूचना आयोग है, इसके चेयरपर्सन, इसके अध्यक्ष, उन्हें ही कहेंगे मुख्य सूचना आयुक्त। जो राज्य का सूचना आयोग था कब बना? 2005 में। ठीक है, और इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे RS टोलिया। आपको नाम याद रखना है, पूछा जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनिल चंद्र पुनेठा इसके राज्य के उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे RS टोलिया, बहुत बार पूछा गया है। कब बना ये सूचना आयोग? 2005 में। वर्तमान में कौन है मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड के? तो इनका नाम है अनिल चंद्र पुनेठा। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राज्य के पहले चीफ सेक्रेटरी थे अजय विक्रम सिंह, इनका नाम पूछा गया है कई बार। ठीक है, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? तो सुखबीर सिंह संधू, SS संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक यानी कि पहले DGP कौन थे उत्तराखंड के? तो इनका नाम था अशोक कांत शरण। ठीक है, अशोक कांत शरण उत्तराखंड के पहले DGP थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के DGP हैं इनका नाम है अशोक कुमार। ठीक है, तो नाम सेम है, लेकिन आपको पूरे नाम याद रखने हैं। जो पहले थे उनका नाम था अशोक कांत शरण, जो वर्तमान में है इनका नाम है अशोक कुमार। एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड की पहली महिला DGP कौन थी? ये तो हमने पहले और वर्तमान के देख लिए, लेकिन अगर महिला के बारे में पूछा जाए, प्रथम महिला DGP, इनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये नाम आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और ये ना सिर्फ उत्तराखंड की, ये पूरे भारत की पहली महिला DGP थी। ठीक है, DGP उस राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी संतोष चौहान, इनका नाम आपको याद रखना है। ये राज्य की पहली अध्यक्ष थी महिला आयोग की। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती विजया बर्थवाल वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राज्य की पहली महिला मेयर कौन थी? तो राज्य की पहली महिला मेयर थी मनोरमा शर्मा। ठीक है, देहरादून की ये मेयर बनी थी। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग इसके पहले अध्यक्ष थे SK धर। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड GK वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 33वां पार्ट कवर किया और 1650 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया। एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था कि उत्तराखंड के पहले चीफ जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई थे। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड के? तो वर्तमान में जो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं, ये उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, करंट में पूछा जा सकता है।
तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सीरीज का 33वां पार्ट। 50 प्रश्नों को हमने कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, साथ में जो हमने अतिरिक्त तथ्य देखे खास तौर पर करंट अफेयर के, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।